सभी प्यारे भाइयों को राम राम। आज शुरू करेंगे समास। ठीक है, समास क्या होता है, इसके पहले संधि कराई जा चुकी है, तो आप लोग संधि वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको संधि वाला लिंक भी मिल जाएगा, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है समास? तो समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। क्या होता है समास का मतलब भैया? समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि बहुत बड़ा शब्द है तो उसको एक शब्द में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक या दो शब्द यानी कि छोटा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। भैया क्या कहलाती है? समास। तो हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। क्या होता है भैया? छोटा रूप। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे हिंदी में क्या कहते हैं? समास कहते हैं। भैया क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, यानी कि छोटा पद क्या होता है? छोटा पद ही समास होता है। क्या होता है? समास होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? समास कहते हैं। ठीक है, आपको शायद ये बात समझ में आ गई। यानी कि छोटी बात को छोटी छोटी बनाना। ठीक है, बात को छोटी से छोटी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। क्या कहलाती है? समास कहलाती है। ठीक है, समास के उदाहरण क्या है? जैसे कि रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, तो इसे हम क्या कह देते हैं? रसोई घर। ये कितना बड़ा था वाक्य, जबकि ये छोटा सा एक शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे राजा का पुत्र थे, यानी कि हम सीधे बोलते हैं राजपुत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है? समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? समास बोलते हैं। संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में समास का बहुतायत प्रयोग होता है। जर्मन आदि भाषाओं में समास का बहुत अधिक प्रयोग होता है। समास के बारे में संस्कृत में एक सूक्ति प्रसिद्ध है। क्या है भैया? एक सूक्ति प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रस्तुत है। वंदो द्विगुरुपि चाहम मंदेह नित्य मयवपि भावः तत् पुरुष कर्मधाराय येन्यः श्यामः बहुव्रीह। ठीक है, यानी कि समास की रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को हम क्या बोलते हैं भैया? पूर्व पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व पद। और दूसरे क्या बोलते हैं? उत्तर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर पद। ठीक है, जो उत्तर पद बोलते हैं, इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्त पद। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, समास रचना में दो पद होते हैं। पहले वाले को बोलते हैं पूर्व पद, दूसरे वाले को बोलते हैं उत्तर पद। क्या बोलते हैं? उत्तर पद। और पूरा क्या कहलाता है? समस्त पद। क्या कहलाता है? समस्त पद। ठीक है, चलिए रसोई के लिए घर, क्या हो गया? रसोई घर। हाथ के लिए लकड़ी, यानी हाथ के लिए कड़ी यानी कि हथकड़ी। नील और कमल यानी कि नील कमल। राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र। ठीक है, तो समास है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं समासिक शब्द। ठीक है, समासिक शब्द। तो समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? समासिक शब्द, जिसे हम क्या बोलते हैं? समस्त पद बोलते हैं भैया। ठीक है, समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि परसर्ग हीन हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक है, फिर समास विग्रह किसे बोलते हैं भैया? जब सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है, यानी कि जो पूर्ण रूपेण बना था फिर उसको अलग अलग रूपों में लिख देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह, यानी कि समास को तोड़ देने की प्रक्रिया। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? समास विग्रह। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कि जैसे कि विग्रह के पश्चात समासिक पदों का लोप हो जाता है। जैसे राज धन पुत्र, यानी कि राजा का पुत्र। ठीक है, अगर हम इधर लिख दे राज पुत्र तो ये क्या हो गया? समास हो गया। क्या हो गया? समासिक शब्द हो गया। समासिक शब्द को तोड़ दिया तो राजा का पुत्र आ गया जो मूल शब्द था। ठीक है, तो इसे हम बोलते समास विग्रह, यानी कि तोड़ देने की प्रक्रिया समास को। चलिए पूर्व पद और उत्तर पद।
जो पहले पद होते हैं उन्हें पूर्व पद बोलते हैं, जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद बोलते हैं। जैसे गंगा जल, तो गंगा क्या है, पूर्व पद है, और जल क्या है, उत्तर पद है। क्या है, उत्तर पद है। ठीक है भैया। चलिए समास के भेद, तो समास के कितने भेद होते हैं भैया, तो 6 भेद होते हैं समास के। आप कहीं भी जाएंगे, ठीक है, कोई भी आप एग्जाम दीजिए, आपको समास के 6 ही भेद मिलेंगे। तो बड़े ध्यान से आप देखिएगा। तो समास के कितने भेद होते हैं भैया, 6 होते हैं। अव्ययी भाव समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, टोटल कितने समास हैं, 6। लेकिन प्रयोग की दृष्टि के आधार पर अगर देखें तो संयोग मूलक समास और आश्रय मूलक समास और वर्णन मूलक समास। ठीक है। फिर अगर पदों की प्रधानता के आधार पर देखें तो पदों की प्रधानता के आधार पर पूर्व पद प्रधान, जिसे हम अव्ययी भाव बोलते हैं। उत्तर पद प्रधान, तो उत्तर पद किसमें प्रधान होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु में होता है। फिर दोनों पद प्रधान, तो यानी कि द्वंद्व प्रधान। दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, यानी कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो उसे बोलते हैं बहुव्रीहि में होता है। किसमें होता है, बहुव्रीहि में। ठीक है, ये चीजें आपको याद भी रखनी है कि जो तत्पुरुष है, कर्मधारय है और द्विगु है, तो उसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और जबकि बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें क्या होगा, तीसरा कोई पद प्रधान होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। क्या होता है भैया, प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास। ये अव्यय पद का रूप, लिंग, वचन, कारक नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। ठीक है भैया, यानी कि जो अव्ययी भाव समास है वो क्या है, तो अव्ययी भाव समास का प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है और उसका अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है। जबकि अव्यय पद में जो लिंग होगा, वचन होगा, कारक होगा, वो नहीं बदलता है। ठीक है, हमेशा एक जैसा ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे कहें, देखें। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, दोनों शब्द मिलकर के अव्यय की तरह प्रयोग हो, पर अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास ही माने जाते हैं। ठीक है, याद रखना कि संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद क्या माने जाते हैं, अव्ययी भाव समास माने जाते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अव्ययी भाव समास के उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे कि यथाशक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार। ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए, यथाधन शक्ति, यथाधन शक्ति बना। ठीक है, तो यथा का मतलब क्या होता है, अनुसार होता है, शक्ति के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। ठीक है, क्रम के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। आजन्म, जन्म से लेकर। ठीक है, यथासाध्य, जितना साधा जा सके। धड़ाधड़, धड़ की आवाज के साथ। ठीक है, घर घर, प्रत्येक घर। रातों रात, रात ही रात में। आमरण, मृत्यु तक। ठीक है, यथा काम, इच्छा अनुसार। तो ये क्या है, अव्ययी भाव है। क्या भैया, अव्ययी भाव। प्रथम पद क्या है, अव्यय है और उसका अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, इसका पद क्या है, प्रधान है। चलिए आगे देखते हैं, तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुदा समास है, कारक से जुदा समास है। इसमें ज्ञातव्य तथा विग्रह, जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। और इसे बनने में दो पदों के बीच कारक चिन्ह लोप हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के उदाहरण जैसे देश के लिए भक्ति, यानी कि देशभक्ति। क्या होता है भैया, देश के लिए भक्ति, यानी कि देशभक्ति। क्या है, देशभक्ति। ठीक है, राजा का पुत्र, यानी कि राजपुत्र। क्या है, राजा का पुत्र राजपुत्र है। सर से आहत, यानी कि सराहत। ठीक है, राह के लिए खर्च, यानी राह खर्च। तुलसी द्वारा कृत्य, यानी कि तुलसीदास कृत्य। ठीक है, राजा का महल, यानी कि राजमहल। तो यानी कि जब संयोग हो जाता है, ठीक है, और दूसरी चीज, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद। जैसे इसमें भक्ति, इसमें पुत्र, इसमें आहत, इसमें खर्च, इसमें कृत, इसमें महल। ठीक है, तो जो
द्वितीय पद है वही क्या है, प्रधान है। ठीक है, दूसरा पद ही प्रधान है। चलिए आगे देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तो तत्पुरुष समास के भैया 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन 2 भेदों में विलुप्त किया गया है। कितने भागों में? विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन 2 भेदों में लुप्त रखा गया है। ठीक है, 2 भेदों क्या किया गया है? लुप्त रखा गया। इसलिए विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास में 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। और टोटल कितने होते हैं भैया? 8। लेकिन कर्ता और संबोधन के भेदों क्या किया गया है? लुप्त किया गया, रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास यानी कि कर्म धाराय समास। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण अर्थात विशेषण भाव प्राप्त हो तो कर्ता के हो और लिंग में समान हो तो वह कर्मधाराय तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है भैया? तत्पुरुष कर्मधाराय समास होता है। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि जिस तत्पुरुष समास में समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो, ठीक है, अर्थात विशेष और विशेषण भावों को प्राप्त हो तो कर्ता के हो और लिंग में समान हो तो वो क्या होता है? कर्मधाराय तत्पुरुष समास होता है भैया। चलिए व्यधिकरण तत्पुरुष समास। तो जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों भिन्न भिन्न विभक्तियों में हो उसे व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पुरुष, राजा पुरुष यानी कि राज पुरुष। तो प्रथम पद क्या है? राजा है जो कि क्या है? छठी विभक्ति में है। और द्वितीय पद क्या है? पुरुषः प्रथमा विभक्ति में है। क्या है? प्रथमा विभक्ति में है। तो इस प्रकार दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां होने से व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है भैया। क्या होता है? व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास कितने होते हैं भैया? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कर्मधाराय तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदाय तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है भैया, तो 6 हैं। कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, अब इसके बाद कर्म तत्पुरुष समास देखते हैं कि जिनमें 2 पदों के बीच कर्म कारक छिपा हो उसे कर्म कारक का चिन्ह को होता है, को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है, इसलिए इसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, रथ चालक यानी रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। ठीक है, तो रथ को चलाने वाला तो क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म भी याद रखिएगा, कर्म यानी कि कोई कार्य कर रहा हो तो उसके आधार पर भी बता सकते हैं कि कर्म है कि नहीं है। ठीक है, चलिए ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ। ठीक है, माखन चोर, माखन को चुराने वाला। माखन को चुराने वाला कौन है? कृष्ण है। कौन है भैया? कृष्ण है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, माखन के कौन चोरी करता था? कृष्ण करते थे। तो माखन चोर यानी कि माखन को चुराने वाला। वन गमन यानी वन को गमन। मुंह तोड़ यानी मुंह को तोड़ने वाला। स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त। देशगत यानी देश को गया हुआ। जनप्रिय यानी कि जन को प्रिय। मरणासन यानी कि मरण को आसन्न। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं करण तत्पुरुष समास। तो जहां पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, इसमें दोनों पदों के बीच कर्ण कारक छिपा होता है। कर्ण कारक का चिन्ह या विभक्ति के द्वारा और से होता है, उसे कर्ण तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है स्वरचित यानी स्व द्वारा रचित। मन चाहा यानी कि मन से चाहा। शोकग्रस्त यानी शोक से ग्रस्त। भूखमरी यानी कि भूख से मरी। धनहीन यानी धन से हीन। बाणाहत यानी कि बाण से आहत। ज्वरग्रस्त यानी कि ज्वर से ग्रस्त। ज्वर मीन्स बुखार होता है। क्या होता है?
बुखार होता है, ठीक है, ज्वार का मीन्स। चलिए, मंधा यानी कि मंद से अंधा, ठीक है, मद से अंधा, एक मिनट, चलिए, यानी कि मद से अंधा, ठीक है, रस रस भरा यानी रस से भरा, भयाकुल यानी कि भय से आकुल, आंख देखी यानी कि आंखों से देखी। तो यहाँ पे भैया अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कर्ण तत्पुरुष समास है। क्या भैया, कर्ण तत्पुरुष समास, यानी कि के द्वारा और से आ रहा है। क्या आ रहा है, के द्वारा और से। अगर ये चीजें आती हैं कारक चिन्ह में तो क्या होता है, कर्ण तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, कर्ण तत्पुरुष समास होता है। चलिए आगे देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें दो शब्दों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह विभक्ति के लिए होती है। क्या होती है, के लिए होती है, ठीक है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या बोलते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास। जैसे विद्या, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय मीन्स जगह, ठीक है, या भवन, ठीक है, तो विद्यालय। रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर, सभा भवन यानी कि सभा के लिए भवन, ठीक है, विश्रामागृह यानी कि विश्राम के लिए गृह, गुरु दक्षिणा यानी कि गुरु के लिए दक्षिणा, प्रयोगशाला यानी कि प्रयोग के लिए शाला, ठीक है, देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, स्नान ग्रह यानी कि स्नान के लिए ग्रह, सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, यज्ञशाला यानी यज्ञ के लिए शाला, डाक गाड़ी यानी डाक के लिए गाड़ी, देवालय यानी कि देव के लिए आलय, गौशाला यानी कि गौ के लिए शाला, ठीक है, गौ के लिए शाला। चलिए, अपादान तत्पुरुष समास। इनमें दो पदों के बीच अपादान कारक छिपा होता है। क्या होता है, अपादान कारक छिपा होता है। अपादान कारक का चिन्ह से या विभक्ति से अलग होता, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण, जैसे कामचोर, तो काम से जी चुराने वाला, तो यहाँ पे से आ गया। फिर दूरागत यानी दूर से आगत से आया है। रण विमुख यानी रण से विमुख, नेत्रहीन, ठीक है, या नेत्रहीन, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद तो इसमें भी से आ रहा है। पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त, ये भी से है। देश निकाले यानी देश से निकाला, ठीक है। पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट, तो इसमें भी से है, ठीक है। पदच्युत यानी कि पद से च्युत, ठीक है। फिर इसके बाद जन्म रोगी यानी कि जन्म से रोगी, रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त। तो ये क्या है, अपादान तत्पुरुष समास है भैया। क्या है, अपादान तत्पुरुष समास है जिसमें से आए, ठीक है। क्या है, से या से अलग आए, ठीक है, तो तत्पुरुष होता है। चलिए संबंध में देखते हैं। तो संबंध में क्या होता है, इसमें का, की, के, ठीक है, ये शब्दों का प्रयोग होगा। संबंध का, की, री, रे, ठीक, कुछ भी आ जाए इनमें से। चलिए देखते हैं, एक मिनट, कहाँ गया। इनमें से दो शब्दों के बीच कारक, संबंध कारक छिपा होता है। संबंध कारक के चिन्ह विभक्ति का, की, का, के, की होते हैं। इसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, गंगा जल यानी कि गंगा का जल, लोकतंत्र यानी लोक का तंत्र, ठीक है। दुर्वादल यानी कि दुर्व का दल, देव पूजा यानी देव की पूजा, आम्र वृक्ष यानी कि आम का वृक्ष, राजकुमारी यानी कि राज की कुमारी, राजकुमारी यानी कि राज की कुमारी, जल धारा यानी कि जल की धारा, रणनीति यानी कि राजा की नीति, सुख योग यानी कि सुख का योग, मूर्ति पूजा यानी कि मूर्ति की पूजा, श्रद्धकंड यानी कि श्रद्धा के कण, ठीक है, श्रद्धकंड यानी कि श्रद्धा के कण, शिवालय यानी कि शिव का आलय, देश रक्षा यानी देश की रक्षा, सीमा रेखा यानी कि सीमा की रेखा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है। क्या होता है, अधिकरण कारक छिपा होता है। अधिकरण में पर, ठीक है, में और पर होता है। क्या होता है, इसका चिन्ह विभक्ति में और पर होता है, जिसे हम बोलते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास होते हैं, अगर में और पर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण है, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, ठीक है, तो में शब्द आया है। में शब्द किसके लिए होता है, अधिकरण, ठीक है, अधिकरण विभक्ति की है। किसकी है, अधिकरण विभक्ति का चिन्ह है, ठीक है। तो में आया है वनवास, वन में वास यानी कि वन में रहने वाला, ठीक है।
तो ईश्वर भक्ति यानी ईश्वर में भक्ति, आत्मविश्वास यानी आत्मा पर विश्वास, ठीक है। दीन दयाल यानी दीनों पर दयाल, ठीक है। दानवीर यानी दान देने में वीर। आचार निपुण यानी आचार में निपुण। जलमग्न यानी जल में मग्न। सिर दर्द यानी कि सिर में दर्द। कला कुशल यानी कि कला में कुशल। शरणागत यानी कि शरण में आगत, ठीक है। आनंद मृग यानी कि आनंद में मृग। आप बीती यानी आप पर बीती, ठीक है, आप पर बीती। चलिए आगे देखते हैं तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के उपभेद, न तत्पुरुष समास, ठीक है। उपपद तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है? तो ऐसे समास जिनके उत्तर भाषा के स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्येक रूप में प्रयोग में लाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उपपद तत्पुरुष समास। जैसे नभचर, कृतघ्न, कृतज्ञ और कृतघ्न, जलद और लकड़हारा, इस प्रकार के शब्द आएंगे, ठीक है। यानी कि उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र होकर प्रयुक्त ना होकर किस रूप में प्रयोग में लाया जाएगा? प्रत्यय रूप में प्रयोग में लाया जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं भैया। आगे देखते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो जब किसी समास में कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त ना होकर पूरे पद सहित लुप्त हो जाता है और उसका सामासिक पद बने तो वह लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, हम क्या बोलेंगे? दही बड़ा, ठीक है। ऊंट गाड़ी यानी ऊंट से चलने वाली गाड़ी। पवन चक्की यानी कि पवन से चलने वाली चक्की। तो इस प्रकार के शब्द क्या कहलाएंगे? लुप्त पद तत्पुरुष समास, ठीक है। यानी कि कुछ क्या हो? लुप्त हुआ हो, ठीक है। क्या है? लुप्त हुआ हो। चलिए आगे देखते हैं निया, ठीक है। नव तत्पुरुष समास, ठीक है, नव तत्पुरुष समास। तो इसमें पहला पद निषेधात्मक होता है जिसे नव तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। नव तत्पुरुष के उदाहरण क्या है? असभ्य यानी कि ना सभ्य, अनादि यानी कि ना आदि, असंभव यानी ना संभव, अनंत यानी कि ना अंत, ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो। तो इस प्रकार के शब्द ना तत्पुरुष समास कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कर्मधाराएं। कर्मधाराएं क्या होता है? तो कर्मधाराएं, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है भैया? उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं। इसे कर्मधाराएं समास कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कर्मधाराएं समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, तो चरण के समान, कमल के समान चरण, ठीक है। नीला गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख यानी चंद्र जैसा मुख। पीत है, पीताम्बर यानी पीत है जो अंबर। महान, महात्मा यानी कि महान है जो आत्मा। लाल मणि यानी लाल है जो मणि, उसे क्या बोलेंगे? लाल मणि। तो इस प्रकार से, ठीक है। आगे देखते हैं महादेव, महान है जो देव, वो क्या है? महादेव। देह लता यानी देह रूपी लता। नव युवक, नव है जो युवक, उसे हम क्या बोलेंगे? नव युवक। चलिए आगे देखते हैं कर्मधाराय समास के भेद। तो कर्मधाराय समास के भेद क्या हैं? तो विशेषण पूर्व पद कर्मधाराय समास, विशेष्य पूर्व पद कर्मधाराय समास, विशेषणो भय पद कर्मधाराय समास, विशेष्यो भय पद कर्मधाराय समास, ठीक है। तो चार भेद होते हैं कर्मधाराय। कितने भेद होते हैं? चार। चलिए देखते लेते हैं पहला वाला, विशेषण पूर्व पद कर्मधाराय समास। तो इसमें क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है जहां पर विशेषण पूर्व पद कर्मधाराय समास होता है। जैसे नीली गाय यानी नील गाय, नीली गाय को हम क्या बोलते हैं भैया? नील गाय। तो नील गाय यानी कि नीली गाय, ठीक है। तो विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो पहला पद क्या है? प्रधान है। पीत अंबर यानी कि पीतांबर। प्रिय सखा यानी प्रिय सखा, ठीक है। विशेष्य पूर्व पद कर्मधाराय समास। इसमें क्या होता है? पहला पद विशेष्य होता है, ठीक है। इस प्रकार सामसिक पद ज्यादातर संस्कृत में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सामासिक पद संस्कृत मिलते हैं। जैसे कि कुमारी श्रवणा, ठीक है, कुमार
श्रमणा, ठीक है। तो इस प्रकार से चलिए आगे देखते हैं कि विशेषणों भय पद कर्मधाराय समास। इनमें दो पद विशेषण होते हैं, जैसे नील, नील का क्या होगा पीत, सुनी अनसुनी, कहनी अकहनी, ठीक है। तो इसमें दोनों पद क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, नील पीत, सुनी अनसुनी, कहनी अनकहनी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं विशेष्यो भय पद कर्मधाराय समास। इसमें दोनों पद विशेष्य होते हैं। क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं। आम गाछ वास दंपति, ठीक है, आम गाछ वास दंपति। फिर इसके बाद कर्मधाराय समास के उपभेद, जैसे उपमान कर्मधाराय समास। क्या होता है, उपमान कर्मधाराय समास, ठीक है। उपमित कर्मधाराय समास, रूपक कर्मधाराय समास, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं उपमान कर्मधाराय समास। इसमें उपमानवाचक पद का उपमेयवाचक पद के साथ समास होता है। इस समास में दोनों पदों के बीच इव या जैसा अव्यय का लोप हो जाता है और दोनों पद चूंकि एक ही कर्ता विभक्ति वचन और लिंग के होते हैं, इसलिए समस्त पद कर्मधाराय लक्षण का होता है। उसे उपमान कर्मधाराय समास कहते हैं। क्या कहते हैं, उपमान कर्मधाराय समास कहते हैं। जैसे विद्युत जैसी चंचलता, जैसे विद्युत जैसी चंचलता, तो क्या बोलते हैं, विद्युत चंचला, ठीक है, विद्युत चंचला, ठीक है। विद्युत चंचला क्या है, विद्युत जैसी चंचला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, उपमानवाचक पद का उपमेयवाचक पद के साथ समास होता है, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, उपमित कर्मधाराय समास। यह समास उपमान कर्मधाराय का क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है भैया, उल्टा होता है। इस समास में उपमेय पहला पद होता है, उपमान दूसरा पद होता है, उसे हम बोलते हैं उपमित कर्मधाराय समास। जैसे कि आधार पल्लव के समान, तो आधार पल्लव, नरसिंह के समान, तो यानी नरसिंह क्या होता है, नरसिंह। तो ये क्या भैया, उपमित कर्मधाराय समास होता है। चलिए आगे देखते हैं रूपक कर्मधाराय समास। तो जहां पर एक दूसरे शब्द पर आरोप होता है वहां रूपक कर्मधाराय समास होता है। क्या होता है, रूपक कर्मधाराय समास होता है जहां एक दूसरे पर आरोप हो। जैसे मुख ही चंद्रमा, मुख ही है चंद्रमा, ठीक। तो यानी कि मुख चंद्र बोल सकते हैं, क्या बोलते सकते हैं, मुख चंद्र। चलिए आगे देखते हैं, आगे है द्विगु समास। क्या भैया, द्विगु समास। तो द्विगु समास किसे बोलते हैं, तो द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। क्या होता है भैया, संख्यावाचक होता है। और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है। किसको दर्शाती है भैया, समूह को, किसी अर्थ को नहीं दिखाती हैं। इसमें समूह और समाहार का बोध होता है, जिसे हम बोलते हैं द्विगु समास, यानी कि द्विगु समास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जैसे कि नवग्रह यानी कि 9 ग्रहों का समूह, दोपहर यानी 2 पहरों का समाहार, ठीक है। त्रिवेणी यानी कि 3 वेणियों का समूह, पंचतंत्र यानी कि 5 तंत्रों का समूह, त्रिलोक यानी कि 3 लोकों का समाहार, ठीक है, 3 लोकों का समाहार। फिर इसके बाद शताब्दी, 100 शब्दों का समूह, ठीक है, शताब्दी 100 आब्दों का समूह। पंचशेरी यानी कि 5 शेरों का समूह। शतशई यानी 700 पदों का समूह, ठीक है। चौगुनी यानी कि 4 गुनी। फिर त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का समाहार। तो जहां पर संख्यावाचक शब्द प्रयोग होंगे वो क्या होगा, द्विगु समास। इसके कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, समाहार द्विगु समास और उत्तरपद प्रधान द्विगु समास, ठीक है। समाहार यानी कि समाहार होगा, समाहार का मतलब क्या होता है, समुदाय, इकट्ठा होना, समेटना, उसे हम बोलेंगे समाहार द्विगु समास। जैसे 3 लोगों का समाहार यानी त्रिलोक, 5 वटों का समाहार यानी पंचवटी, 3 भुवनों का समाहार यानी कि त्रिभुवन हो गया भैया, ठीक है। चलिए उत्तर पर प्रधान द्विगु समास, ठीक है, उत्तर पर प्रधान द्विगु समास। तो उत्तर पर प्रधान समास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के।
जैसे बेटा या फिर उत्पन्न के अर्थ में, जैसे कि दो माता का यानी दुमाता, दो सूतों के मेल का यानी दुसूती। तो यानी कि जब बेटा या उत्पन्न शब्द की बात आए, ठीक है, बेटा या उत्पन्न शब्द की बात आती है तो हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक अलग भाग है, ठीक है। फिर जहां पर क्या है, सच में उत्तर पद पर जोर दिया जाए, जहां सच में उत्तर पद पर जोर दिया जाता है, जैसे पंच प्रमाण यानी कि पंच प्रमाण यानी पांच प्रमाण, पंचहथ, ठीक है। तो ये क्या है, उत्तर पद पर यानी प्रमाण है, हथंड है, ठीक है। तो इस पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तर पद पर जोर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक अलग भाग होता है। चलिए आगे देखते हैं द्वंद्व समास। कौन सा समास भैया, द्वंद्व समास। तो इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता है, दोनों पद एक दूसरे को विलोम होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होता है। कुछ विग्रह करने पर और या अथवा या एवं का प्रयोग होता है, जैसे इसे हम क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। अधिकतर टाइम क्या होते हैं, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। बहुत कम ऐसा होगा कि आपको और अथवा और या एवं का प्रयोग मिले, ठीक है। चलिए देखते हैं द्वंद्व समास के उदाहरण, जैसे जलवायु, जल और वायु, अपना पराया, अपना या पराया, पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य, राधा कृष्ण यानी कि राधा और कृष्ण, ठीक है। अन्न जल यानी कि अन्न और जल, तो नर नारी, नर और नारी, दोष गुण यानी कि गुण और दोष, ठीक है। फिर इसके बाद देश विदेश, देश और विदेश, ठीक है। अमीर गरीब यानी अमीर और गरीब, ठीक है। माता पिता, माता और पिता, राजा रानी यानी राजा और रानी, ठीक है। राजा और रानी, राजा और रानी। तो इस प्रकार के क्या होते हैं, द्वंद्व होते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तीन। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व समास, ठीक है। तो इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास कितने होते हैं, तीन होते हैं, ठीक है। चलिए इतरेतर द्वंद्व समास, वे द्वंद्व समास जिनमें शब्दों, वे द्वंद्व समास और शब्दों से भी पदों जुड़े होते हैं और अलग अस्तित्व रखते हों, इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास से जो पद बनते हैं वो हमेशा बहुपद में प्रयोग होते हैं, क्योंकि दोनों पदों से अधिक पदों, दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं, इतरेतर दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और ये अपना अलग अस्तित्व रखते हैं, इसलिए बोलते हैं इतरेतर द्वंद्व समास। जैसे राम और कृष्ण, राम कृष्ण, ठीक है। माँ और बाप यानी कि माँ बाप, अमीर और गरीब यानी कि अमीर गरीब, गाय और बैल यानी कि गाय बैल, ऋषि और मुनि यानी कि ऋषि मुनि, बेटा और बेटी यानी कि बेटा बेटी, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर इसके बाद समाहार द्वंद्व समास। समाहार का मतलब क्या होता है, समूह होता है। क्या होता है भैया, समूह होता है, अभी पीछे भी पढ़ा था, ठीक है, समूह होता है। तो जब द्वंद्व समास के दोनों पद समुच्चय बोधक होने पर भी अलग अलग अस्तित्व नहीं रखकर समूह का बोध कराते हैं, तब क्या कहलाता है, समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। इस समास में दोनों पदों के अलावा तीसरा पद भी छुपा होता है और अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से कराते हैं। क्या कराते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कराते हैं। जैसे दाल रोटी, तो दाल और रोटी, हाथ पांव यानी हाथ और पांव, ठीक है। अनिंद्रा यानी कि आहार और निंद्रा, ठीक है, आहार निंद्रा। फिर इसके बाद वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो वैकल्पिक क्या होता है, जिन द्वंद्व समासों में दो पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय छिपे हों, वो क्या कहलाते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो यानी कि इसमें क्या होते हैं भैया, इसमें जो चीजें होती हैं वो छिपी होती हैं, वैकल्पिक द्वंद्व बोलते हैं, ठीक है। यानी कि समास से ज्यादा दो विपरीत शब्दों का योग होता है। क्या होता है, दो विपरीत शब्दों का योग होता है। जैसे पाप पुण्य यानी पाप या पुण्य, क्या होता है, पाप पुण्य यानी पाप या पुण्य, बड़ा भला बुरा यानी भला या बुरा, थोड़ा बहुत यानी थोड़ा या बहुत, ठीक है, थोड़ा या बहुत। बहुव्रीहि समास, क्या होता है, बहुव्रीहि समास। तो इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, ठीक है, तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है,
जो, जिसकी, जिसकी, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, जैसे कि बहुव्रीहि समास के उदाहरण गजानन, गज का आनंद। ठीक है, गज का आनंद, यानी कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो पद है वो कोई प्रधान है। ठीक है, तीसरा पद क्या है, यहाँ पे प्रधान है। जैसे गज का आनन, यानी कि जिसका नाम कहते क्या है, जिसके गज का आनन हो यानी कि सिर हो, तो किसे बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं। ठीक है, त्रिनेत्र यानी तीन नेत्र हैं जिसके, तो तीन नेत्र किसके, भगवान शिव के हैं। ठीक है, तो भगवान शिव को बोलते हैं त्रिनेत्र। फिर इसके बाद नीलाकंठ, यानी नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कौन है, भगवान शिव है। कौन है, भगवान शिव है। लंबोदर, यानी लंबा है उदर, उदर मीन्स पेट, यानी कि जिसका पेट लंबा है वो क्या है, तो कौन है, गणेश जी। ठीक है, 10 आनन, यानी 10 हैं आनन, यानी कि सिर जिसके 10 हैं वो कौन है, तो रावण है। रावण के सिर कितने थे, 10 सिर थे। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है। चतुर्भुज, यानी 4 भुजाओं वाला, तो 4 भुजाएं किसकी हैं, विष्णु जी की हैं। किसकी है भैया, विष्णु जी की हैं 4 भुजाएं। ठीक है, चतुर्मुख भी हो सकता है यहाँ पे, चतुर्मुख यानी कि चतुर है मुख जिसके, तो 4 मुख किसके हैं, चतुर्मुख। 4 मुख किसके होते हैं, ब्रह्मा जी के। किसके हैं, ब्रह्मा जी के। ठीक है, तो 4 चतुर्मुख यानी 4 हैं मुख जिसके, कौन है, ब्रह्मा। ठीक है, चलिए आगे। पीताम्बर, यानी पीला, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो किसके वस्त्र पीले होते हैं, तो कृष्ण के। ठीक है, कृष्ण प्रेमी जो होते हैं आपको पीले वस्त्र धारण करने वाले मिलेंगे। चक्रधर, यानी चक्र को धारण करने वाला, तो चक्र को धारण करने वाली कौन है, विष्णु जी हैं। ठीक है, कौन है, विष्णु जी। वीणा पाणी, यानी वीणा है जिसके हाथ में, तो कौन है, वीणा किसके हाथ में होती है, सरस्वती माता के। श्वेतांबर, यानी कि श्वेत वस्त्रों वाली, श्वेत वस्त्रों वाली कौन है, देवी सरस्वती हैं। कौन है भैया, देवी सरस्वती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुव्रीहि समास के प्रकार व भेद। तो बहुव्रीहि कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, तुल्य योग्य बहुव्रीहि समास, व्यतिहार बहुव्रीहि समास और प्रादि बहुव्रीहि समास। भैया ठीक है, 5 भेद होते हैं। चलिए समानाधिकरण देख लेते हैं। इसमें सभी पद कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं। क्या होते हैं, इसमें सभी पद कर्ता कारक के विभक्ति के होते हैं, लेकिन समस्त पद के द्वारा जो अन्य उक्त होता है वो कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्ति में भी उक्त हो जाता, उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे प्राप्त है उदक जिसको, ठीक है, प्राप्त्योदक। जीती गई इंद्रियां जिसके द्वारा, जितेंद्रियां। दत्त है भोजन जिसके लिए, दत्त भोजन। निर्गत है धन जिससे, निर्धन। नेक है नाम जिसका, नेक नाम। ठीक है, आगे 7 है खंड जिसमें, तो सतखंडा। क्या है, सतखंडा। फिर व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। ठीक है, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में दोनों पद कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, लेकिन पहला पद तो कर्ता कारक की विभक्ति का होता है, लेकिन बाद वाला पद संबंध और फिर अधिकरण कारक का होता है, उसे व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे शूल है पाणी जिसके, शूल पाणी। क्या होता है, शूल पाणी। वीणा है पाणी जिसके, तो वीणा पाणी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुल्य योग्य बहुव्रीहि समास, तो जिसमें पहला पद सह होता है वह तुल्य योग्य बहुव्रीहि समास होता है। पहला पद क्या होता है, सह होता है। ठीक है, क्या होता है, सह होता है, तो क्या होता है, तुल्य योग्य बहुव्रीहि समास। इसे सह बहुव्रीहि समास भी कहती है। ठीक है, सह का अर्थ क्या होता है, साथ। ठीक है, और समास होने की वजह से यह क्या हो जाता है, सह के स्थान पर सह रह जाता है। क्या रह जाता है, केवल सा। हा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, हा का लोप हो जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विग्रह करते समय कि सह दूसरा वाला शब्द प्रतीत हो, वो समास में पहला हो जाता है। ठीक है, तो जो बल के साथ हो उसे हम क्या बोलेंगे, सबल। ठीक है, सह बल, तो सह में हा गायब हो गया, बचा क्या, सह यानी कि सबल। ठीक है, जो देह के साथ है, सदेह,
जो परिवार के साथ है सपरिवार, ठीक है, सपरिवार। आगे देखते हैं, आगे है व्यतिहार बहुव्रीहि समास। तो व्यतिहार क्या होता है? जिसमें आघात या प्रतिघात की सूचना मिले उसे व्यतिहार बोलते हैं। इस समास में यह प्रतीत होता है कि इस चीज से और उस चीज से लड़ाई हुई है। क्या हुई है? लड़ाई हुई है। मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई हो उसे हम क्या बोलते हैं? मुक्का मुक्की क्या बोलते हैं? मुक्का मुक्की बोलते हैं, ठीक है। बातों बातों में जो लड़ाई हो वो क्या है? बाता बाती, ठीक है, बाता बाती, ठीक है, बाता बाती। फिर इसके बाद प्रादि बहुव्रीहि समास। तो जिस समास में पूर्व पद उपसर्ग हो वह प्रादि बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नहीं है रहम जिसमें, तो बेरहम। तो बे शब्द क्या है? जो पूर्व है वही क्या है? पूर्व शब्द है। समास के पूर्व पद उपसर्ग हो, क्या है? बे उपसर्ग है। बे क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। रहम में क्या लगा? बे, तो बेरहम हो गया, यानी बे क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग वाली भी वीडियो मैंने पीछे डाली है, तो आप लोग उपसर्ग जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं दिखता नहीं हूं लेकिन होता जरूर हूं आपके पास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि जैसे नहीं है जन जहां निर्जन, क्या बोलते हैं? निर्जन, ठीक है। नहीं है जीव, नहीं है जीव जहां, तो उसे क्या बोलते हैं? निर्जीव। तो ये भी किस में आएगा? इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो याद रखिएगा। चलिए अन्य समास और उनके उदाहरण देखते हैं कि संयोग मूलक समास। संयोग मूलक समास। तो संयोग मूलक समास को संज्ञा समास भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? संज्ञा समास। इस पद में दोनों पद संज्ञा होते हैं, अर्थात दो संज्ञाओं का योग होता है। जैसे माँ बाप, भाई बहन, दिन रात, माता पिता, ये दोनों पद क्या हैं? इसमें दोनों पद क्या है भैया? संज्ञा है, ठीक है। तो इसे संज्ञा समास बोलते हैं या संयोग मूलक समास का समास, जो सातवां समास है। कौन सा है? सातवां। 6 आपको ऊपर बताया जा चुका है, ठीक है। फिर आश्रय मूलक समास। तो आश्रय मूलक समास को विशेषण समास कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विशेषण समास कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण समास। यह प्रायः कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? कर्मधारय समास। इस समास में प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद का अर्थ बलवान होता है। क्या होता है? बलवान होता है। यह विशेषण विशेष्य और विशेष विशेषण और विशेषण विशेष्य आदि पदों द्वारा संपन्न होता है। जैसे कि कच्चा केला, कच्चा है केला, ठीक है। शीश महल, शीशे का महल, ठीक है। घन श्याम यानी घन का श्याम। तो लाल पीला, लाल और पीला। मौलवी साहब, मौलवी साहब, ठीक है। राज बहादुर, राज और राजा और बहादुर। तो इस प्रकार के जो होंगे वो आश्रय मूलक होंगे, ठीक है। क्या है? आश्रय मूलक होंगे, यानी जिससे क्या स्पष्ट हो? आश्रय का आश्रय स्पष्ट हो, ठीक है। इसके बाद वर्णन मूलक समास। क्या है? वर्णन मूलक समास। तो इसे वर्णन मूलक समास भी कहते हैं। तो वर्णन मूलक समास के अंतर्गत बहुव्रीहि अव्ययी भाव समास का निर्माण होता है। इसमें पहला पद अव्यय और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होते हैं। उसे वर्णन मूलक समास कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भैया? वर्णन मूलक समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, प्रतिमास, घड़ी घड़ी, भरपेट, ठीक है, यथासाध्य। तो ये सारे क्या है? वर्णन मूलक समास है। क्या है भैया? वर्णन मूलक समास है, ठीक है। इसके क्या है? वर्णन मूलक समास है। चलिए अब कुछ अंतर हैं। जैसे कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है? तो समास में कुछ उदाहरण होते हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों समान रूप से पाए जाते हैं, तो इन दोनों में अंतर होता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है और कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद विशेषण विशेष का कार्य करता है। जैसे नीलाकंठ यानी नीलाकंठ, नीलकंठ का मतलब क्या होगा? नीलाकंठ, ठीक है। बहुव्रीहि समास में दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ जिसका, ठीक है, नीला है कंठ जिसका, यानी कि अर्थात शिव की बात की जा रही है। फिर द्विग समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है? द्विग समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे चतुर्भुज, तो चार भुजाओं का समूह, तो ये क्या हो गया? चार भुजाओं का समूह द्विग समास हो गया जो संख्यावाचक हो। जब संख्यावाचक चीजें आए तो सीधी सी बात, अगर संख्या आपकी आ रही है तो कौन सा होता है? द्विग समास होता है। फिर इसके बाद अगर पूरा विशेषण का कार्य करता है तो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चार हैं भुजाएं जिसकी, यानी कि ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर द्विग समास और कर्मधारय समास में क्या अंतर है? द्विग समास और कर्मधारय समास में अंतर।
तो द्विग और कर्मधारय समास में अंतर, तो द्विग का पहला पद संख्यावाचक होता है, ठीक है, जो दूसरे पद की गिनती बताता है, और कर्मधारय में एक पद विशेषण होने पर संख्यावाचक कभी नहीं होता है, ठीक है। तो द्विग पहला पद ही विशेषण बन जाता है, जबकि कर्मधारय में कोई पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है, जैसे कि नौ रत्न, ठीक है, नौ रात यानी 9 रातों का समूह, ठीक है, रक्तोपल यानी रक्त है जो उत्पल, ठीक है। तो ये क्या है, द्विग और कर्मधारय में अंतर हो गया। आपका जो समास था, समास के समस्त टॉपिक खत्म हो चुके हैं। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।